आज जो कहानी हम आप तक लेकर आए हैं उसकी शुरुआत ठीक वैसे हुई थी जैसे मोस्टली दुखद कहानियों की होती है, अच्छे इरादों के साथ। ये लोग कुछ अच्छा करना चाहते थे, इच्छा थी कुछ ऐसा बनाने की जिससे दुनिया को बेहतर बनाया जा सके, लोगों की तकलीफ कम की जा सके। और ये हुआ भी, पर इसका खामियाजा आदमजात ऐसे भुगतेगी ये किसी ने नहीं सोचा था। नमस्ते, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं खबरगांव। आज बात उन सब्सटेंसेस की जिन्हें मार्केट में लाया तो दवाओं के रूप में गया था, लेकिन वो मौत का सामान भी साबित हुई। नशा, जिसकी लत लगती थी तो उम्र भर पीछा नहीं छूटता था। जिन ड्रग्स की बात हम आए दिन सुनते हैं, जिनके कार्टेल्स ऑपरेट करते हैं, ट्रैफिकिंग रैकेट्स क्रैक किए जाते हैं, जिनका सेवन हानिकारक बताया जाता है, वो हमेशा से इतने फियर्ड नहीं थे। इन्हें अलग अलग बीमारियों के इलाज के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया था। तो चलिए इनकी कहानी हम शुरू से शुरू करते हैं। लेबोरेटरीज के आने से बहुत पहले एक पौधा था, आज भी है, अफीम का पौधा, ओपियम। पुराने समय की सभ्यताएं जैसे सुमेरियन और इजिप्शियन लोग इसकी गोंद इकट्ठा करते थे, दूध जैसा सफेद रस जो सूख कर अफीम बन जाता था। यही अफीम दर्द को कम करने और नींद लाने की ताकत के लिए बहुत मशहूर थी। लिटिल डिड एनीवन नो बैक देन कि बाद में अफीम वो लोग भी यूज करेंगे जिनको दर्द इश्क होगा। पानी यहाँ पे थोड़ा सा इंटेंडेड है, प्लीज डोंट माइंड। अब जरा 1800 के दशक में चलते हैं। उस समय डॉक्टर्स के पास मॉर्फिन नाम की दवा आ गई थी जो अफीम से बना अर्क था, मतलब ओपियम का प्योरिफाइड एक्सट्रैक्ट। अमेरिका के सिविल वॉर, गृह युद्ध के दौरान ये किसी चमत्कार से कम नहीं थी। युद्ध में बुरी तरह घायल हुए सैनिकों के इलाज में मॉर्फिन का इस्तेमाल होता था। सैनिक इसे गॉड्स ओन मेडिसिन कहते थे। लेकिन इस तोहफे की एक बड़ी कीमत भी थी। युद्ध के बाद जब सैनिक अपने घरों को लौटे और सब कुछ ठीक लगने लगा तो एक नई परेशानी सामने आई। वो मॉर्फिन के बगैर जी नहीं पा रहे थे। उनके शरीर को उसकी आदत लग चुकी थी। जब दवा का असर खत्म होता तो उन्हें तकलीफ होती। अब वो इसे सिर्फ दर्द कम करने के लिए नहीं बल्कि अपने मन को शांत रखने के लिए मॉर्फिन लेने लगे थे। इस बढ़ती हुई लत से निपटने के लिए जर्मनी की दवा कंपनी बेयर ने 1898 में एक नॉन एडिक्टिव दवा पेश की, हेरोइन। जी हाँ, हैरानी की बात है, लेकिन हेरोइन को मॉर्फिन की लत छुड़ाने की दवा के तौर पर लाया गया था। कुछ सालों तक ये दुकानों में खुलेआम मिलती थी। बच्चों की खांसी और अडल्ट्स की एंग्जाइटी के इलाज में भी दी जाती थी। लेकिन किस्मत का मजाक देखिए, हेरोइन तो मॉर्फिन से भी कहीं ज्यादा एडिक्टिव, माने लत लगाने वाली दवा निकली। 1920 के दशक तक ज्यादातर देशों में हेरोइन पर बैन लग चुका था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये दवा अब दवा की दुकानों से निकलकर गलियों, अंधेरे कोनों और स्मगलर्स की दुनिया में पहुंच चुकी थी। एक दवा अब एक मॉन्स्टर बन चुकी थी। दक्षिण अमेरिका के हरे भरे पहाड़ी इलाकों में वहां की आदिवासी जनजातियां थकान और भूख मिटाने के लिए कोका पत्तों को चबाती थी। ये एक परंपरा थी, आस्था से जुड़ा मामला था और अपने नेचुरल रूप में सेफ भी था। लेकिन 19वीं सदी में वैज्ञानिकों ने उन पत्तों में छुपे एक पावरफुल स्टिमुलेंट को अलग किया। क्या नाम था स्टिमुलेंट का? कोकेन। डॉक्टर्स इस खोज से हैरान थे। मशहूर मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रॉइड ने भी कोकेन की तारीफ में लेख लिखे थे, जिसमें उन्होंने बताया था कि कोकेन डिप्रेशन और सेक्सुअल डिसफंक्शन के इलाज में मदद कर सकती है। सर्जन्स इसे लोकल एनेस्थेटिक यानी शरीर के किसी हिस्से को सुन्न करने वाली दवा के रूप में भी इस्तेमाल करने लगे। बतौर एनेस्थेटिक ये सच में असरदार थी भी। हार्डली ही लोग ये बात जानते हैं कि जब कोका कोला पहली बार 1800 के दशक के अंत में बनाई गई तो उसमें थोड़ी मात्रा में कोकेन भी होती थी। उस समय इस ड्रिंक को एक ब्रेन टॉनिक, माने दिमाग को तरोताज़ा करने वाले टॉनिक के रूप में मार्केट किया गया था। एक ऐसी चीज़ जो थके हुए दिमाग को फिर से जगा देती थी। लेकिन कोकेन का एक काला सच भी था। 1900s की शुरुआत तक खबरें आने लगी कि लोग इसे कंज्यूम करने की वजह से वायलेंट और अनस्टेबल होने लगे हैं और इसकी गंभीर लत का शिकार हो रहे हैं। कोकेन इंटेंस यूफोरिया महसूस करवाती थी, मतलब ये कि कुछ समय के लिए ज़बरदस्त खुशी और जोश का एहसास होता था, लेकिन उसके बाद जो असर होता था वो बहुत ही दर्दनाक था। हाई से लिटरल लो पर पटक देने वाली फीलिंग। इतना लो फील करने के बाद लोग उसी हाई को दोबारा चेस करते थे और यही लूप चलता रहता। विदाउट अ डाउट कोकेन वॉज हाईली एडिक्टिव एंड एक्सट्रीमली हार्मफुल। क्रिमिनल्स इसका इस्तेमाल खुद को उत्तेजित रखने के लिए करने लगे। आर्टिस्ट्स इसे क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए लेने लगे। पर इसके दुष्प्रभावों और एडिक्शन कॉजिंग कैपेसिटी के चलते धीरे धीरे कोका कोला ने अपनी ड्रिंक से कोकेन को हटा दिया। इस तरह कोका कोला ने एक बड़ी प्रोबेबल कंट्रोवर्सी से सेफ डिस्टेंस भी बना लिया। बट वेट, देयर इज मोर। 20वीं सदी के बीच तक कोकेन ने और भी खतरनाक रूप ले लिया था, क्रैक कोकेन का। ये सस्ती थी, धुएं के रूप में ली जा सकती थी और बहुत तेजी से लत लगाने वाली थी, वाकई बहुत तेजी से। नशा पहली बार अमेरिका नहीं पहुंचा था, लेकिन कोकेन का नशा ना अमेरिका के समाज से संभला ना सरकार से।
मायामी जैसे शहरों में ड्रग कार्टेल दिन दहाड़े गैंग वॉर्स करते, लाशें बिचती और पुलिस ये सब रोक नहीं पा रही थी। अमेरिका ने पहले ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन DEA जैसी एजेंसीज बनाकर ड्रग ट्रैफिकिंग रोकने की कोशिश की, लेकिन ड्रग ट्रेड का एक सिरा अमेरिका की सीमा के बाहर था, दक्षिण अमेरिका में। तो अमेरिका ने अपनी खुफिया एजेंसी CIA तक को काम पर लगाया, लेकिन नतीजा वैसा नहीं रहा जिसकी उम्मीद थी। थक हार कर लैंड ऑफ द फ्री अमेरिका को एक पूरा युद्ध छेड़ना पड़ा, वॉर ऑन ड्रग्स। राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने पुलिस और सेना को ज्यादा पावर्स दी, जिससे नशे का इस्तेमाल और तस्करी रोकने की कोशिश हुई, पर इससे कई गरीब और अफ्रीकन अमेरिकन समुदाय बुरी तरह प्रभावित हुए। बड़ी संख्या में लोगों को जेल भेजा गया और इस सब के बावजूद नशे की समस्या पूरी तरह नहीं रुकी। खुद सोचिए नशा किस कदर प्रेवलेंट रहा होगा तब। 1950 और 60 के दशक में अमेरिका ऑब्सेस था परफेक्ट लाइफ के आइडिया से। इमेजिन कीजिए साफ सुथरे घर, खुशहाल परिवार और मुस्कुराती हुई महिलाएं अपने किचन में बेक कर रही हैं। वही आइडियल अमेरिकन हैप्पी फैमिली आइडिया जो कितने ही एड्स ने भी लोगों को परोसा था। बहरहाल इस चमक धमक के पीछे एक सच्चाई छुपी थी, भारी बेचैनी और बोरियत, खासकर उन महिलाओं में जो उस समय के स्ट्रिक्ट सोशल रूल्स और जेंडर रोल्स से घुटन महसूस कर रही थी। इसी माहौल में आया मिलटाउन, पहली बार आम लोगों के लिए बनाया गया एक मास ट्रैंक्विलाइजर। ट्रैंक्विलाइजर एक दवा होती है जो दिमाग को शांत करके बेचैनी या घबराहट को कम करती है। इसके बाद 1963 में और भी ज्यादा मशहूर दवाई आई वैलियम, जिसे रोज फार्मास्यूटिकल्स ने बेचा। इसे हर परेशानी का हल बताया गया, इंसोम्निया माने नींद न आने से लेकर मैरिटल प्रॉब्लम्स तक। डॉक्टर्स ने तो इसे ऐसे बांटना शुरू कर दिया जैसे कोई मिठाई हो। तो रोलिंग स्टोन्स नाम के फेमस बैंड ने इस पर गाना भी लिखा था, मदर्स लिटिल हेल्पर, जिसमें दिखाया गया कि कैसे हाउसवाइफ्स दिमागी संतुलन बनाए रखने के लिए गोलियां लेने लगी थी। वैलियम एक तरह की दवा थी जिसे बेंजोडाइजेपिन कहते हैं। ये दवाएं ऐसी हैं जो हमारे दिमाग और नर्वस सिस्टम को शांत करती हैं। ये असरदार थी, लेकिन साथ ही अगेन लत लगाने वाली भी, वेरी एडिक्टिव। जिन मरीजों ने इन्हें नींद या चिंता के इलाज के लिए लेना शुरू किया, उन्होंने जल्द ही महसूस किया कि अब वो इसके बगैर नहीं रह पा रहे। शरीर को इसकी आदत लग जाती थी, असर कम होने लगता था तो डोज बढ़ानी पड़ती थी, और जब छोड़ने की कोशिश करते तो विड्रॉल बहुत ज़्यादा तकलीफदेह होता था। एक पूरी नई जनरेशन ऐसी दवा की लत में पड़ चुकी थी जिसका इस्तेमाल उन्होंने हेल्पिंग हैंड समझकर किया था। 1980 और 90 के दशक तक ज़ैनैक्स, एटिवन और क्लोनोपिन जैसी बेंजोडाइजेपिन दवाओं ने साइकियाट्री में दबदबा बना लिया था, लेकिन जितना इनका यूज़ बढ़ा उतना ही इनका गलत इस्तेमाल और ओवरडोज भी बढ़ने लगा। जो दवा कभी जेंटल कामिंग मेडिसिन या राहत देने वाली चीज़ मानी जाती थी, वो अब शांत पर एक डरावनी महामारी बन चुकी थी। कुछ दवाएं ऐसी भी थी जिनके कंपाउंड तैयार तो बहुत पहले कर लिए गए थे, लेकिन उनके मेडिकल यूज को एक्सप्लोर नहीं किया गया था, जैसे एम्फेटामिन। दवा बनने के तकरीबन 40 साल बाद एक कंपनी ने इसका इस्तेमाल इनहेलर में किया। वैसे इनहेलर्स जो दमे के मरीज इस्तेमाल करते हैं, कंजेशन दूर करने के लिए यूज होते हैं। दवा का इस्तेमाल करने वाले बताते कि उनकी तकलीफ कम करने के साथ साथ वो बहुत अच्छा भी महसूस करते थे। एम्फेटामिन के इसी असर को देखते हुए दूसरे विश्व युद्ध के समय दोनों ओर के सैनिकों को एम्फेटामिन दी जाती थी ताकि वो जागते रहें और सतर्क बने रहें। इन्हें पेप पिल्स कहते थे उस दौर में। युद्ध के बाद इस दवा का इस्तेमाल दूसरे तरीकों से भी होने लगा, वजन कम करने के लिए, डिप्रेशन की दवा के तौर पर, और बाद में ADHD माने ध्यान की कमी और नार्कोलेप्सी मतलब अचानक नींद आ जाना जैसी बीमारियों के इलाज में। एडरिल और रिटलिन जैसी दवाएं आम हो गई, खासकर स्कूलों में जहां बच्चे ध्यान नहीं लगा पाते थे। पर क्योंकि हम एडिक्शन की बात कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि पेशेंट्स को फायदा नहीं पहुंचा था। सही तरीके से इस्तेमाल करने पर इन दवाओं ने बहुत से लोगों की जिंदगी बेहतर भी बनाई थी, लेकिन इस दवा का असर बहुत ज्यादा ही अच्छा था। तेज फोकस, भरपूर एनर्जी, आत्मविश्वास और ऐसा महसूस होना जैसे कुछ भी नामुमकिन नहीं है। दवा लेने वालों को लगता था जैसे वो इनविंसिबल है। कॉलेज के स्टूडेंट्स ADHD के झूठे सिम्टम्स बताकर इसका प्रिस्क्रिप्शन लेने लगे। कुछ लोग तो एग्जाम के समय ये गोलियां गैर कानूनी तरीके से खरीदने लगे। एम्फेटामिन को स्टडी ड्रग कहा जाने लगा, जो देर रात तक पढ़ाई को एक ज़बरदस्त और तेज प्रोडक्टिविटी वाले सेशन में बदल देता था। लेकिन एम्फेटामिन्स भी एडिक्टिव हैं, इसकी आदत लग सकती है। ज़्यादा मात्रा में लेने से इंसान भ्रम माने पैरानोया, भ्रमित कल्पनाएं माने हैलुसिनेशंस और दिल से जुड़ी सीरियस समस्याओं का शिकार हो सकता है। और जब इसे छोड़ते हैं तो अगेन विड्रॉल आसान नहीं होता, थकावट और डिप्रेशन जैसा महसूस होता है। एम्फेटामिन्स वाले केस में भी साफ नीयत से लाई गई दवा मॉन्स्ट्रस बन गई। जो दवा बच्चों को ध्यान लगाने में मदद करने के लिए शुरू की गई थी, वही बाद में एडिक्शन बन गई, खासकर उन युवाओं में जो ज़्यादा सफल होने की दौड़ में तनाव से जूझ रहे थे।
किसी और दवा ने इस हद तक दवा और जहर के बीच की बाउंड्री को धुंधला नहीं किया जितना आज के मॉडर्न ओपियोइड्स ने, खासकर ऑक्सीकॉन्टिन, वाइकोडिन और फेंटेनिल ने। 1990 के दशक के आखिरी सालों में अमेरिका की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी पर्डू फार्मा ने ऑक्सीकॉन्टिन नाम की दवा को जोर शोर से बेचना शुरू किया। ये एक खास तरह की पेन किलर थी जो धीरे धीरे असर करती थी और इसे सेफ और नॉन एडिक्टिव बताया गया था। डॉक्टर्स वर इनकरेज्ड टू ट्रीट पेन मोर लिबरली। उन्हें बताया गया कि पेन या दर्द भी एक वाइटल साइन है, जैसे बीपी या ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल। इसके बाद तो मानो प्रिस्क्रिप्शन देने की बाढ़ सी आ गई। सर्जरी के बाद, कार एक्सीडेंट के बाद, यहाँ तक कि दांत निकलवाने के बाद भी मरीजों को ताकतवर ओपियोइड्स की पूरी बॉटल्स दी जाने लगी और बहुत से लोग इन दवाओं के आदी हो गए। ऑक्सीकॉन्टिन को पीस कर सूंघा जाने लगा, वाइकोडिन को तेज असर के लिए चबाया जाने लगा। धीरे धीरे लोगों की टॉलरेंस बढ़ने लगी, यानी पहले जितनी मात्रा असर करती थी अब उतनी काफ़ी नहीं होती थी, तो कंजम्पशन भी बढ़ा। जब डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन खत्म हो जाती तो लोग सस्ता और आसानी से मिलने वाला नशा तलाशने लगे और फिर उनकी राह हेरोइन तक पहुंच गई। इसके बाद आया फेंटेनिल, एक सिंथेटिक ओपियोइड जो मॉर्फिन से 50 से 100 गुना ज़्यादा ताकतवर है। वही मॉर्फिन जिसके बारे में हमने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था। शुरुआत में इसका इस्तेमाल, मतलब फेंटेनिल का, कैंसर और बहुत तेज दर्द में किया जाता था, लेकिन फिर ड्रग माफियाओं ने इसे हाईजैक कर लिया और ये आम लोगों तक पहुंच गया। 1950 के दशक में साइकेडेलिक्स में अचानक बहुत दिलचस्पी बढ़ गई। LSD, जिसका फुल फॉर्म होता है लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइलामाइड नाम की दवा को एक स्विस साइंटिस्ट एल्बर्ट हॉफमैन ने बनाया था। एक दिन गलती से ये दवा उनके स्किन के जरिए शरीर में चली गई और जब वो साइकिल से घर जा रहे थे तो उन्हें चारों तरफ घूमते फिरते रंग बिरंगे दृश्य दिखने लगे। उस समय कई साइकियाट्रिस्ट को लगा था कि LSD से मानसिक रोगियों के इलाज में रेवोल्यूशन आ सकता है। इसका इस्तेमाल शराब के आदी लोगों, पेशेंट्स जो डेथ बेड पर थे और यहाँ तक कि हाउस वाइफ्स पर भी किया गया, ताकि उनके दिमाग में छिपे गहरे दर्द और इमोशंस को समझा जा सके। इसी तरह MDMA, जिसे आज एक्सटेसी कहते हैं, का भी उपयोग थेरेपी में किया गया था, खासकर उन कपल्स के लिए जो अपने जज्बात खुलकर जाहिर नहीं कर पाते थे। इस दवा से प्यार, भरोसा और इंट्रोस्पेक्शन माने आत्मचिंतन की भावना बढ़ती थी। लेकिन 1960 का दशक आते आते सब कुछ बदल गया। ये दवाएं थेरेपी से निकलकर आम लोगों की जिंदगी में घुसने लगी। हिपीज म्यूजिकल फेस्टिवल्स में LSD लेने लगे। कॉलेज स्टूडेंट्स MDMA को गुप्त पार्टियों, माने सीक्रेट पार्टीज और रेव पार्टीज में लेने लगे। सरकारों को डर था कि ये दवाएं समाज में उथल पुथल और मानसिक बीमारियों की लहर ला सकती हैं, इसीलिए इन दवाओं को गैर कानूनी, माने इल्लीगल घोषित कर दिया गया। लेकिन कानून बना देने से इनका इस्तेमाल रुका नहीं, वो बस छुपकर गैर कानूनी तरीकों से होने लगा। आज एक बार फिर MDMA और साइलोसाइबिन, जिसे मैजिक मशरूम्स भी कहा जाता है, पर रिसर्च हो रही है, लेकिन इस बार बहुत सख्त रूल्स और निगरानी के साथ। इनका इस्तेमाल PTSD, माने पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, गहरी मानसिक चोट, डिप्रेशन और मौत के डर से जूझ रहे मरीजों की मदद के लिए किया जा रहा है। लेकिन अब ये सफ़र बहुत संभल कर तय किया जा रहा है। अब साइंस समझ चुका है कि दवा और नशे के बीच की लाइन बहुत ही थिन और डेंजरस होती है, तो अब ध्यान पहले से ज़्यादा रखा जा रहा है ताकि लोगों को नुकसान जितना हो सके उतना कम पहुंचे। साथ ही जिन ड्रग्स की बात हमने आज की स्टोरी में की, ऐसा नहीं है कि वो कम्प्लीटली बैंड है। उनका इंडस्ट्रियल और मेडिकल यूज़ होता है प्रॉपर परमिशन और सर्टिफिकेट्स के साथ। और ऐसा भी नहीं है कि जो लिस्ट हमने आपके साथ साझा की है वो एग्जॉस्टिव है। बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो आज की वीडियो में मेंशन नहीं, पर उनकी शुरुआत भी सिमिलर ही थी। तो क्या वजह है कि ये कहानियाँ जो हमने आपके साथ साझा की वो बार बार दोहराई जाती हैं? क्योंकि हर नशे या दवा, चाहे वो हेरोइन हो या एडरल या वाइकोडिन, के पीछे एक इंसान होता है जो कुछ खोज रहा होता है। दर्द से राहत, किसी पुराने सदमे से बचाव, थोड़ी सी शांति, थोड़ा आत्मविश्वास, थोड़ा सा पीस, या बस ये महसूस करना कि वो काफ़ी है। दवाएं जल्दी राहत का वादा करती हैं। अक्सर इनकी शुरुआत तो एक क्विक फिक्स की तरह होती है, डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन, किसी साइंटिस्ट की खोज या किसी कंपनी का नया प्रोडक्ट लॉन्च हो जाना। लेकिन जब इसमें मुनाफा, गलत जानकारी और अधूरे इमोशंस और ज़रूरतें शामिल हो जाती हैं, तब यही क्विक फिक्स एक ट्रैप बन जाता है। आज की कहानी सिर्फ केमिस्ट्री या कानून की नहीं है, ये इंसानियत की कहानी है। ये सवाल पूछने की कहानी है, आखिर लोग इन चीज़ों की ओर क्यों खिंचते हैं? अगर हम इस सवाल का जवाब ईमानदारी और संवेदनशीलता से नहीं देंगे, देन इट्स हाईली लाइकली कि हम बार बार यही विटनेस करेंगे कि इलाज भी खुद एक लाइलाज बीमारी बन सकता है। आज की वीडियो यहीं तक। कैमरा के पीछे हमारे साथी अयान, मेरा नाम है आस्था। देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।